स्टैंडर्ड का कंप्लीट नेम दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टैंडर्ड में जो आपको लर्न करने की जरूरत है वो है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या है और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कितनी तरह के हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो आपको लर्न करना है। सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डिफाइन किया गया है एज ए अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ मॉनिटरी अमाउंट। कब? जब आप एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पा रहे, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट, और जब आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को फेयर वैल्यू पर मेजर करते हैं देन इट बिकम्स अ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और जब भी वैल्यूएशन एक फेयर एस्टिमेट्स के ऊपर होगा तब अनसर्टेनिटीज के चांसेस हैं कि वो ट्रांजैक्शन होगी नहीं होगी, ट्रांजैक्शन होती है तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या निकल करके आएगा। तो जब हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की पर्टिकुलरली बात कर रहे होते हैं तो उस समय पर अनसर्टेनिटी की एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट कर रही होती है। डिग्री ऑफ estimation uncertainties affects the risk of material misstatements। और estimation uncertainty क्या है? एक अकाउंटिंग एस्टिमेट में एरर के चांसेस, the susceptibility of an accounting estimates and its related disclosures to inherent risk of precision in the measurement। Now, ये तो बात हुई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या हुए। देयर आफ्टर फिर एक पॉइंट इसके अंदर दिया गया है कि मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में एक एस्टिमेट्स बनाया जिसका आउटकम आया 2021 में। यहां पर आपने बनाया एस्टिमेट और यहां पर एक्चुअल अमाउंट डिटरमाइन हो गया। एस्टिमेट और एक्चुअल में डेफिनेटली एक डिफरेंस होगा। तो क्या एक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का आउटकम यदि वो एस्टिमेट से डिफर करता है क्या ये अपने आप में एक मिस स्टेटमेंट काउंट होगा? मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट डिपेंड करेगा कि जो ये आउटकम में डिफरेंस आया है इस डिफरेंस के पीछे क्या कारण थे। तो आपको इन कारणों को भी, इन रीजंस को भी एनालाइज करना पड़ेगा। अ डिफरेंस between the outcome of an accounting estimates and the amount originally recognized in the financial statement does not necessarily represent a misstatement, does not necessarily represent a misstatement। accounting estimates कितनी तरह के हैं? एक नॉर्मल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, दूसरे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तीसरे एस्टिमेट्स विद लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज एंड फोर्थ एस्टिमेट्स विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिनको आप अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस के बेस पर डिटरमाइन कर रहे हैं, लाइक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस, वारंटी ऑब्लिगेशंस, डेप्रिसिएशन मेथड, असेट्स की यूजफुल लाइफ, प्रोविजन अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम लिटिगेशन सेटलमेंट्स। लेकिन कुछ चीजें जो आपके पास्ट प्रायर एक्सपीरियंस की जगह मार्केट वैल्यूज पर डिटरमिन्ड होती हैं तो वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, जिनके एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेरिवेटिव, शेयर बेस्ड पेमेंट्स लाइक ESOP, assets held for disposal, assets acquired in business combination including goodwill and intangible assets, transactions involving exchange of assets, exchange of
assets or liabilities between independent parties without monetary consideration. Money involved नहीं है. Estimates with low estimation uncertainties. लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क कम है. तो कौन से एस्टिमेट्स हैं जिनमें रिस्क कम होगा? वो एक्टिविटीज विच आर सिंपल एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स नहीं है. रूटीन ट्रांजैक्शन के एस्टिमेट्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फ्रॉम ए डाटा दैट इज रेडली अवेलेबल, डाटा विच इज रेडली अवेलेबल. फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहां पर मेथड ऑफ मेजरमेंट सिंपल है और इजीली अप्लाई किया जा सकता है. एंड जिस बेसिस पर एस्टिमेट्स डिटरमाइन किए जा रहे हैं वो वेल नोन जनरली एक्सेप्टेड एक मॉडल है. तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है. एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज लो होंगी कब? इन रिलेशन टू यदि एस्टिमेट्स आर मेड फॉर सिंपल एक्टिविटीज, एक बात. नंबर 2, एस्टिमेट्स आर मेड फॉर रूटीन ट्रांजैक्शंस. नंबर 3, एस्टिमेट्स आर मेड फ्रॉम रेडली अवेलेबल डाटा. नंबर 4, एस्टिमेट्स की मेजरमेंट FRF के थ्रू बताई गई है एंड दैट इज वेरी सिंपल एंड इट्स एप्लीकेशन इज आल्सो वेरी सिंपल, इजी. एंड नंबर 5, एस्टिमेट्स के लिए वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज कंपैरेटिवली लो होंगी. हाउएवर देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हाई है, लाइक लिटिगेशन मैटर्स में, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, या फिर जो मॉडल है जिसके बेस पर एस्टिमेट्स डिटरमाइन किए जा रहे हैं, इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल या assumptions inputs which cannot be observed in the marketplace. मीन्स जनरल ट्रांजैक्शंस नहीं है, रूटीन की ट्रांजैक्शंस नहीं है. रूटीन की ट्रांजैक्शन है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी सिंपल. रूटीन नहीं है, मार्केट प्लेस में वो ट्रांजैक्शंस नजर नहीं आती, उनकी एजम्पशंस इनपुट्स कांट बी ऑब्जर्व्ड. तो ऐसी अनसर्टेनिटीज वो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के साथ रहती हैं. एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्वेश्चंस इसके आपको काफी मिलेंगे, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन ही आपको काफी मिलेंगे इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड का, सेकंड क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड का जो नवंबर 19 में आया, नवंबर 16 में आया. पहले तीनों क्वेश्चन वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स के ऊपर ही बेस्ड है. नाउ अब बात करते हैं इसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की. पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आ गया कि ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दैट इज व्हाट RAP. अंडरस्टैंडिंग किन किन बातों की लेनी है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स क्या है? हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दोज ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर्स एन एस्टिमेशन. मैनेजमेंट का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस क्या है? किन मेथड्स के बेस पर एस्टिमेट्स को डिटरमाइन किया जाता है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जिन पर एस्टिमेट्स बनाना है उनकी प्रिपरेशन के लिए क्या कंट्रोल्स एक्सरसाइज किए गए? क्या मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को यूज किया? क्या प्रायर पीरियड से करंट पीरियड में कोई सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर? मैनेजमेंट ने कैसे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के इफेक्ट्स को इवैल्यूएट किया है? ऑडिटर को एट द सेम टाइम रिव्यू करना चाहिए. रिव्यू किसका? आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ प्रायर पीरियड. जो प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं उनको आप करंट पीरियड में रिव्यू करें, चेक करें उनमें क्या आउटकम निकल करके आया है.
और फिर जो डिफरेंस उनके अंदर आ रहा है उनके डिफरेंसेस को एनालाइज करें। माइट बी कि आपको उनके डिफरेंसेस से पता चल सके क्या इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को बनाते वक्त मैनेजमेंट की कोई बायसनेस इन्वॉल्व थी क्या इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स के अंदर। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट ईयर के रेफरेंस में जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बनाए गए हैं उनकी क्या रिलायबिलिटी, आप उनके ऊपर आप कितना रिलाई कर सकते हैं। नो, अब इसमें कहा गया कि आपको ये सारा काम करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दैट मींस आपको एक आरएपी परफॉर्म करना है एंड व्हेनेवर कभी भी कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हमें परफॉर्म करना होता है तो उन सिचुएशंस के अंदर हमें इंक्वायरीज कंडक्ट करनी होंगी मैनेजमेंट से। और मैनेजमेंट से हम किन किन बातों के ऊपर इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, क्या कोई न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटिटी एग्जीक्यूट कर रही है जिसके कारण कोई नए एस्टिमेट्स बनाने की जरूरत है, या किसी पुरानी ट्रांजैक्शंस की टर्म्स में कोई चेंज आया है जिनके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज की जरूरत आ गई, या कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कोई चेंज किए जा रहे हैं ड्यू टू चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ एज ए रिजल्ट ऑफ विच अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नीड्स टू बी रिवाइज्ड, or any other regulatory or other changes that is outside the control of the management due to which accounting estimates needs to be revised, or any other new conditions or events that give rise to need for new estimates or the revision of existing accounting estimates। तो ये 5 मेन मैटर हैं जिनके ऊपर आपको इंक्वायरी कंडक्ट करनी होगी और आपको इस टॉपिक को भी लर्न करना होगा। क्या न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में कंपनी अपने आप को एंगेज कर रही है, क्या टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नीड्स टू बी चेंज ड्यू टू एनी चेंज इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, or whether there is any other regulatory or other change that is outside the control of the management which require any revision in the existing accounting estimates or requiring new accounting estimates, or new conditions or events that may have occurred due to which there arise a need for revision of existing accounting estimates or preparation of new accounting estimates। then फिर इसके अंदर SA 540 की रिक्वायरमेंट्स में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एक पॉइंट आया था हमारे पास कि ऑडिटर को जो प्रायर पीरियड के अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स थे उनका करंट पीरियड में क्या आउटकम आया है, ऑडिटर को इनको इवैल्यूएट करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैनेजमेंट ने एक एस्टिमेट रिकॉग्नाइज किया था फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो उसकी जो आउटकम करंट ईयर में सामने निकल करके आया वो कितना रिजेंबल करता है उस प्रोविजन के साथ, कितना उसके अंदर डिफरेंस है। कि यदि उसके अंदर कोई बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है देन असर्टेन द रीजंस, वो रीजन सर्कमस्टांस बेस्ड हो सकते हैं, वो रीजन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कुछ लॉ की, वो रीजन हो सकता है मैनेजमेंट की बायसनेस को रिफ्लेक्ट कर जाए। सो कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जो प्रायर पीरियड में बनाया गया था, डेफिनेटली हमें उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का रिव्यू जरूर करना चाहिए। द ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड किए गए थे, एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू, आपके रिव्यू में आपको क्या क्या चीजों को कंसीडर करना चाहिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की नेचर क्या थी, जो इंफॉर्मेशन रिव्यू के लिए मिली है क्या वो रेलिवेंट है इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और जो आउटकम निकल करके आएगा इसका वो डिफर कर सकता है फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रायर पीरियड। आप इस आउटकम को एनालाइज करते हैं तो आपको इस एनालिसिस के थ्रू कुछ जानकारी मिल सकती है। नंबर 1, कितनी इफेक्टिवनेस है मैनेजमेंट के एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की, और उसके बेस पर आप करंट पीरियड के मैनेजमेंट प्रोसेस का एक इफेक्टिवनेस जज कर सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर मान लीजिए एक एस्टिमेट बनाया गया किसी ट्रांजैक्शन का 20 करोड़ रुपीस, और
करंट पीरियड में उसका एक्चुअल आउटकम निकल करके आता है 20.6 करोड़ रुपीस। इसका मतलब है मैनेजमेंट का एस्टिमेशन करने का तरीका काफी हद तक ठीक है। रीजन, एक डिफरेंस बहुत कम है। सो क्या करंट ईयर में भी आप मान सकते हैं कि मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेट्स डेवलप किए होंगे वो प्रॉपर होंगे? चांसेस तो है। आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे इन रिलेशन टू, यदि पुराने एस्टिमेट्स को करंट पीरियड में रिवाइज किया गया है तो। यदि ये ट्रांजैक्शन का आउटकम अभी आया ही नहीं, मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और उसके ऊपर आपने प्रोविजन फॉर लॉस बना रखा है, पिछले साल कुछ और प्रोविजन था, इस साल आपने उस प्रोविजन को और बढ़ा दिया क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ ही नहीं, तो करंट पीरियड में जो रीएस्टिमेशंस की गई हैं आपको उनके एविडेंसेस मिल जाते हैं और आपको पता चल जाता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज कितनी है, इनके भी सबूत आपको मिल जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम आपको मैनेजमेंट की बाइसनेस का भी आइडिया लग जाएगा कि क्या यदि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं और उन डिफरेंसेस के पीछे क्या मैनेजमेंट की बाइसनेस एग्जिस्ट करती है क्या। एंड वन थिंग जो हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो डिफरेंस आ रहे हैं दे ऑलवेज माइट नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ मिस स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि यह हमेशा एक मिस स्टेटमेंट को ही रिफ्लेक्ट करे। सो अब आपको ये पॉइंट्स को भी लर्न करना होगा। इसका भी एक क्वेश्चन आई थिंक किसी आरटीपी में आया हुआ है, हाँ मई 19 के आरटीपी में इसका क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑडिटर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनके आउटकम को रिव्यू करना चाहता है, बट मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया और कहा रिव्यू ऑफ प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डन बाय द ऑडिटर। क्यों? स्टैंडर्ड कहता है, इससे हमें आइडिया लगता है, इससे हमें ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। यदि करंट पीरियड में आपने इस एस्टिमेशन को रिवाइज किया है उसका एविडेंस मिलता है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के एविडेंसेस हमें मिलते हैं, मैनेजमेंट बायसनेस के बारे में हमें आइडिया लगता है, करंट पीरियड का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को हम जज कर पाते हैं। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के पीछे काम करते हैं। सो एज ए ऑडिटर हम मैनेजमेंट की इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि दैट वी शुड नॉट रिव्यू द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज विद इन आवर राइट टू रिव्यू द आउटकम ऑफ द prior period accounting estimates and also a requirement of SA 540. So this is about the topic review of outcome of accounting estimates. इसके बाद एक टॉपिक है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपने आरएपी परफॉर्म किया, आरएपी के थ्रू आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यू नीड टू आइडेंटिफाई क्या कोई रिस्क एग्जिस्ट करता है। इफ अ रिस्क एग्जिस्ट देन हाउ मच इट इज। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 315 auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement, but as per the requirement of SA 540 auditor is required to perform the RAP as detailed by SA 315 in relation to accounting estimates। और अभी मैंने आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में कराया था मीनिंग एंड नेचर में कि जब एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं तो उस टाइम पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करती है। तो जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हैं दैट वो है क्या, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर उसकी मेजरमेंट में एरर होने की संभावना दैट इज नोन एज एन एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, दैट माइट बी हाई, दैट माइट बी लो। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के 3 एग्जांपल मैंने आपको बताए अभी, लिटिगेशन के केस में, डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट बीन पब्लिकली ट्रेडेड और एंटिटी का अपना
हाईली स्पेशलाइज्ड डेवलप्ड मॉडल है एस्टिमेशन मेकिंग का। लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए थे, रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शंस में, सिंपल एक्टिविटीज के केस के अंदर, या फिर आप जिस मॉडल पर एस्टिमेट्स बना रहे हैं वो वेल नोन एंड एक जनरली एक्सेप्टेड मॉडल है जिसके बेस पर आप एस्टिमेट्स को बना रहे हैं। इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल स्टडी किए थे हाई एस्टिमेशन के, लो एस्टिमेशंस के। तो जो ये हाई एस्टिमेशन है, लो एस्टिमेशन है, ये किन चीजों पर डिपेंड कर जाता है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज, कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई है या लो है। इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है। जितनी ज्यादा जजमेंट्स इन्वॉल्व होंगी उतनी ज्यादा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज के हाई होने के चांसेस हैं। सेंसिटिविटी ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट टू चेंजेस इन अजम्पशन, सेंसिटिविटी हाई है, अजम्पशन चेंज करते हैं, एस्टिमेट्स चेंज हो जाते हैं, तो अनसर्टेनिटीज हाई हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक्स, यदि वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, देन एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? लो लेवल की होंगी। लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड, फोरकास्ट पीरियड जितना छोटा होगा उतनी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो होगी, फोरकास्ट पीरियड जितना बड़ा होगा उतनी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज हाई होंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, डाटा की रिलायबिलिटी, डाटा जितना ज्यादा रिलायबल होगा अनसर्टेनिटीज उतनी कम होंगी। एक्सटेंट टू विच द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल इनपुट, ऑब्जर्वेबल इनपुट लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज, अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स हाई एस्टिमेशंस अनसर्टेनिटीज। सो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज अफेक्ट करती है? ये फैक्टर्स आपको और लर्न करने होंगे। इसका भी एक क्वेश्चन आई थिंक आरटीपी में नहीं, कभी नहीं आया हुआ, मैंने बनाया हुआ है बट सिर्फ एक, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए? इसके फैक्टर्स नंबर 1, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कितनी जजमेंट इन्वॉल्व है, सेंसिटिविटी क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक्स, लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलायबल डाटा एंड एक्सटेंट टू विच द एस्टिमेट्स आर बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। नेक्स्ट वन, ये मेन पार्ट था इस स्टैंडर्ड का देखा जाए तो, बट अब छोटे छोटे से कुछ और टॉपिक हैं। जो ऑडिटर ने अपना रिस्क यहां पर एसेस कर लिया, उस रिस्क के बेस पर आगे ऑडिटर को रिस्पोंड करना है और डिटरमाइन करना है क्या मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स को एप्रोप्रिएटली अप्लाई किया, और जिन मेथड्स के ऊपर मैनेजमेंट एस्टिमेशंस बना रही है क्या वो मेथड्स कंसिस्टेंटली अप्लाई किए जा रहे हैं और मेथड्स एप्रोप्रिएट हैं। यदि हां, इट्स ओके। देन सिग्निफिकेंट रिस्क एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज, जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज में सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जिस्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की अजम्पशंस अवेलेबल हैं। अजम्पशंस की सेंसिटिविटी बड़ी ज्यादा है, अजम्पशन चेंज करोगे एस्टिमेट्स चेंज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में दो मेन चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए और दोनों ही बातें अजम्पशंस के ऊपर हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट ने कैसे ऑल्टरनेट अजम्पशंस को कंसीडर किया है और उसमें एक को सेलेक्ट करके बाकियों को रिजेक्ट किया है, और जो अजम्पशन सेलेक्ट की गई है क्या वो अजम्पशन रीजनेबल है, क्या वो अजम्पशन रीजनेबल है। सो ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है इन दो पॉइंट्स को, बट एज तक मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये आप आगे इसके 2-3 टॉपिक रीड कर लेना। मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऑडिटर को एविडेंस इकट्ठे करने हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और उनके डिस्क्लोजर्स
एप्रोप्रिएट हैं और जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के कारण रिस्क अराइज हो रहा है तो ऑडिटर को चेक करना है उनकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के रिलेटेड डिस्क्लोजर दिए गए हैं। मैनेजमेंट बायसनेस, इसको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के साथ साथ आपको डिस्कस किया। मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डेवलप करते वक्त, बट यदि मैनेजमेंट अपने किसी टारगेट को माइंड में रखते हुए इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को अप्रोप्रिएटली डिटरमिन नहीं करती है, इट इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट वाज बायस्ड इन डिटरमाइनिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। लाइक इसके कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई चेंज किया और अपनी खुद की असेसमेंट के बेस पर, जबकि सर्कमस्टांस में कोई चेंज नहीं था। एंटिटी अपनी खुद की एजम्पशंस यूज कर रही है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, जबकि होना क्या चाहिए, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रेफरेंस में आपको मार्केट प्लेस की इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहिए था, बट आप मार्केट प्लेस की इंफॉर्मेशन को यूज ना करके रादर अपनी खुद की ओन अजम्पशंस के बेसिस पर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बना रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस, जो पॉइंट एस्टिमेट बना रही है जो आपकी फेवर में बात करते हैं, मेनली आपकी फेवर में बात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है इसका, कौन कौन से मैटर्स के ऊपर ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेनी चाहिए। प्योर लर्निंग का टॉपिक है, ये आप लर्न करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से मैटर पर रिटन रिप्रेजेंटेशन ली जा सकती है। नंबर 1, अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस, किन चीजों की, मैनेजमेंट के प्रोसेस की, उनकी अजम्पशंस की, उनके मॉडल्स की जो मैनेजमेंट ने यूज किए हैं इन डिटरमाइनिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एफआरएफ दैट इज एप्लीकेबल ओवर द एंटिटी। सो मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन हमें कलेक्ट करनी है कि मैनेजमेंट आपके जो प्रोसेसेस हैं, आपकी जो अजम्पशंस हैं, आपके जो मॉडल्स हैं, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्रोप्रिएट है। नंबर 2, जो अजम्पशंस यूज की गई है वो एप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट की इंटेंशन को एंड एबिलिटी टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं अजम्पशन आप कुछ और ले रहे हो लेकिन काम आप कुछ और कर रहे हो। अजम्पशंस और आपकी वर्किंग रिलेट होनी चाहिए। मान लीजिए आप अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारी ये लायबिलिटी आएगी, हम कोर्ट में केस में ये एविडेंसेस रखेंगे, और उन एविडेंसेस की कलेक्शन की तरफ आपके कोई एफर्ट्स ही नहीं है, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है आपस में। डिस्क्लोजर्स related to accounting estimates, they are complete and appropriate as per the requirements of applicable FRF, and कोई significant event नहीं है which requires adjustment, जिसकी adjustment हमने नहीं की है। Means all the events that require adjustments already been adjusted, all events that require disclosure has already been disclosed। कोई भी subsequent events which either require adjustment or require disclosure एग्जिस्ट नहीं करता एज टू पेंडिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर्स। इसका क्वेश्चन आया था एक बार ये रिटन रिप्रेजेंटेशन का नवंबर 19 में न्यू सिलेबस के एग्जाम में 5 मार्क्स का। सो दिस इज अबाउट द SA 500